अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक दरखास्त पर आज फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत के दौरान जज साहिबान की तरफ से इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए। आज की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जो कुछ 2018 में नून लीग के साथ हुआ, आज वही सब PTI के साथ हो रहा है। अतहर मिनल्लाह के ये रिमार्क्स इंतहाई मायने खेज हैं। पाकिस्तान में तकरीबन हर इंतखाब पर उंगलियां उठती रही हैं। 77 के इंतखाबात को अपोजिशन ने भरपूर तरीके से मुस्तरद किया। 88 और 90 के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट का गहरा असर रहा। 93 के इंतखाबात काकड़ फार्मूले के बाद हुए। 97 में नवाज शरीफ को भारी मैंडेट मिल गया। 2008 के इंतखाबात बेनज़ीर की शहादत के बाद मखसूस हालात में हुए। 13 के इंतखाबात के बाद धरनों का सिलसिला शुरू हुआ। अब जहाँ तक 18 के इंतखाबात का ताल्लुक है तो नवाज शरीफ जेल में थे, मगर शहबाज शरीफ और नून लीग की लीडरशिप इंतहाई मोहतात अंदाज में इंतखाबी मुहिम चला रही थी। नून लीग अपने निशान के साथ पंजाब की बड़ी पार्टी के तौर पर कामयाब हुई, मगर पोस्ट इलेक्शन बंदोबस्त करके PTI को मरकज और पंजाब में इख्तिदार दिलवाया गया। इंतखाबात के बाद नून लीग के बड़े लीडरों को मुख्तलिफ इल्जामात के तहत गिरफ्तार भी किया गया। ताहम एक्सटेंशन की हिमायत करने और मामलात को मुहतात अंदाज में चलाकर नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI मुखालिफ जमातों ने कामयाबी से अपनी पॉलिटिकल स्पेस बना ही ली। 2024 के इंतखाबात की बात की जाए तो पाकिस्तान की तारीख के पहले ऐसे इलेक्शन थे जिनमें एक बड़ी सियासी जमात को अपने इंतखाबी निशान के बगैर इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आइन, कानून, आज़ाद अदलिया, वाइब्रेंट मीडिया, सिविल सोसाइटी होने के बावजूद पाकिस्तान में अब तक ऐसा इंतखाबी निज़ाम वज़ा क्यों नहीं किया जा सका जिस पर सियासी फरीक़ैन को यकीन हो। इंतखाबात में मुदाखलत, लीडर्स पर झूठे सच्चे केसेस, अदालती फैसले, किंग्स पार्टी का तस्वुर, किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना, किसी को ना मिलना, इलेक्शन कमीशन का किरदार, ये सभी अवामिल किसी न किसी अंदाज में इंतखाबात पर असरअंदाज होते हैं। क्या सियासतदान एक दूसरे के साथ अपना स्कोर सेटल करने से पहले ऐसे रूल्स ऑफ गेम्स तय करने के लिए तैयार हो सकते हैं जिनके तहत किसी इंतखाब के मुतनाज़े होने के लिए किसी पिछले इंतखाबात का हवाला ना देना पड़े? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और हम्माद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, 2018 में नून लीग के साथ जो हुआ, क्या 2024 में PTI के साथ वही सब हो रहा है? हसन निसार साहब, सच क्या है? क्या 2018 ही 2024 में हमारे सामने खड़ा है? नहीं, देखें, आपने बदी में तरक्की की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो किसी भी शोबे में, तालीम में चले जाओ आप, बहुत ही मतलब रोना आता है। मेरे पास मैथ्स कम्युनिकेशन के बच्चे बच्चियाँ आते रहते हैं, मैं हैरान रह जाता हूँ। परवरदिगार के ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, हर तरफ से जवाल है। तो जो कहते हैं ना, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। बाकी मैं इस मफरूज़े और थीसिस के साथ पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूँ, जुज़वी तौर पे सिर्फ मुत्तफिक हूँ कि क्योंकि मेरा ख्याल है कि नून लीग का जो ज़वाल अब इंतहा पे, ये उसका आगाज़ था। अच्छा, बाकी आपने जो सारा सिलसिला कहा है, तो भाई ये विशेष साइकिल है गंदगी का, इसे बढ़ा लो। देखो, एक अंग्रेज़ी घिसा पिटा सा मुहावरा है, मनी बिगेट्स मनी। ये याद रखना, गंदगी बिगेट्स गंदगी। यानी मैं भी फेंक दूंगा, मुझे गंदगी का ढेर नजर आएगा, मैं भी खाली पैकेट सिगरेट का फेंक दूंगा। पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सिर्फ पैसा नहीं है जो पैसे को खींचता है, गंदगी गंदगी को, बदमाशी बदमाशी को, एक्सप्लॉयटेशन को। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू दिस कंट्री, और इसकी एक बिल्कुल तारीखी बुनियाद है। मुझे उस पर कतन कोई हैरत नहीं है। जिस मुल्क की बुनियादों में जाली जातें और जाली क्लेम शामिल होंगे, उसने यहीं जाना। खैर एनीवे, वो छोड़ो, जो है ये चलता रहे। इसका आखिर देखें, इसका अंत देखें। ये बदमस्त हाथियों की लड़ाई, घास का सत्यानाश। कल कसूर में लेस्को के ऑफिस में हमला हुआ, लोगों ने भाग के जान बचाई। ये अगर ये आपका जो क्या था, कोरोना शोरोना की तरह ये फैल गया, तो फिर मैं देखूंगा किसका बाप रोकता है इसको। हसन निसार साहब, आपने कहा जवाल आए तो पूरे कमाल में आए, हम तो फिर पूरे जवाल में हैं जो कुछ आप कह रहे हैं। लेकिन आपने जब साथ वो बार बार कह दिया मनी बिगेट्स मनी, गंदगी बिगेट्स गंदगी, तो क्या गलती को अगर तस्लीम कर लिया जाए कि एक फला इलेक्शन गलत था और वहां से तसी की तरफ चलें, तो हम सही की तरफ भी तो जा सकते हैं। वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हम कर पाते कि हम तब गलत थे? नहीं, आप देखो, बात सुनो। एक क्लास चाहिए,
एक कैरेक्टर चाहिए, एक तरबियत चाहिए। गलती देखो, जहाँ इंसान होगा वहाँ जुर्म भी होगा, वहाँ गुनाह भी होगा, वहाँ गलतियाँ भी होंगी, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा दिल चाहिए, अच्छे माँ बाप की तरबियत चाहिए, अच्छी आपको तालीम तरबियत चाहिए। इट्स अ पैकेज। बंदा कहता है यार मैं सॉरी, हसन साहब, हम 15 करोड़ से 20 करोड़ हुए, 25 करोड़ हुए, आखिर लीड करने वाले तो हुक्मरान हैं, वही बदल बदल कर आ रहे हैं, कभी इस जमात से कभी उस जमात से। मुसीबत तो ये है उनको कोई एहसास नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं नहीं, सुनो सुनो, नहीं एक बात, ये आपने अभी भी लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं फिर वही लगा था बक बक करने, आपने मुझे मजबूर कर दिया रिपीट करके। ये सियासतदान नहीं है भाई, ये फॉर्चून हंटर्स हैं। सर इंतजामिया भी तो है मुल्क की हसन निसार साहब, एक इंतजामिया भी तो है, सुनो, इंतजामिया भी इन्हीं, वो भी इन्हीं के बड़े हुए गंदे नाखून है। मैं अभी परवेज मुशर्रफ साहब का सुन रहा था, IPPs की कहानी सारी, उनका एक इंटरव्यू था, ये आधा घंटा भी नहीं हुआ, पढ़ के देखो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुल्क बेच गए, वो लोगों का सौदा कर गए। तो ये इंतजामिया शिंद, ये इन्हीं के अंडे बच्चे हैं। ये सारा गंदगी का, मैंने कहा ना, गंदगी बेगेट्स गंदगी, इमोरैलिटी बेगेट्स इमोरैलिटी। ठीक, देखो बात सुनो, ट्रैफिक में मैं मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया, मैं गाड़ी नहीं चलाता, ड्राइवर को मैं हालांकि नहीं देता, लेकिन मैं कहता हूं अब तुम चला। देखो बात सुनो, लेकिन अगर ट्रैफिक के नाम पे एक बदनज़मी होगी, बदतमीजी होगी, तो जितना भी आप लॉ अबाइडिंग हो आप वायलेट करोगे। अपनी मिसाल देना अच्छा नहीं लगता, हुआ ये बाद में ओवरहेड्स बने। FC कॉलेज के ब्रिज से मैं जब मॉडल टाउन रहता था उधर से जाया करता था, बाज़ों का पुलिस खुद वायलेट कराती थी, इस बुरी तरह जैम हो जाता था, फंस जाते थे सीन ट्रैफिक के। सो दिस कंट्री, मैं जो कहता हूं, देखो बात सुनो, जब तक बुनियादी जौहरी तब्दीलियां, तुम जो मर्जी कर लो, यही पता नहीं है कि वो कौन करेगा। ठीक हो गया हसन साहब, आपकी गुफ्तगू ये कहती है कि कोई भी किसी को सजा देने को तैयार नहीं, मगर गलत रास्ता दिखाने को सब तैयार है। अबसार साहब, बुनियादी जौहरी तब्दीलियां तो मुमकिन नहीं है, मगर 18 में जब इंतखाब हुआ तो नवाज शरीफ कैद में थे, पार्टी क़यादत मोहतात अंदाज में इलेक्शन के मैदान में थी। 2024 में बानी PTI कैद में थे, पार्टी क़यादत के हॉकिश रवैये, इंतखाबी निशान पर पाबंदी थी। क्या तकाबुल मुमकिन है, या एक कदम और आगे बढ़ गए हम 18 से 24 तक आते? एक बात तो ये कि आप दोनों की बातें सुन के मज़ा बड़ा आता है और बीच में इंटरफेयर करने को भी दिल करता है, लेकिन फिर ज़ाहिर अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि PTI पहली जमात है जिससे निशान वापस लिया गया। मतलब मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, इसमें आपको शक नहीं होना चाहिए कि आपका दिल करता है कि पहली जमात PTI है, पहला जुल्म PTI पे हुआ, पहला हमला PTI पे हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये फैक्ट है, एक बड़ी सियासी जमात है और इंतखाब में साबित पहले भी भी किया। जुल्म होते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छीना गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छीना गया सबसे पहले, आपको नहीं पता ये बात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से छीना गया 2 बार। तो ये पहली बार जो है ना, कहने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है हमें न्यूज़ ब्रेकिंग का भी एक शौक है, तो लेकिन लोगों के जहनों में वो बात चिपक जाती है जो हम कहते हैं। जैसे हमने सियासतदानों पे सारी बात डाली हुई है कि सियासतदान गंदे हैं, सियासतदान गंदगी है, जैसे बाकी तो हमारे हीरे बिखरे पड़े हैं। अबसार साहब, माजरत के साथ आईनी तौर पर इस मुल्क के लिए कानून साजी सियासतदानों ने करनी है। वोट अवाम से, मेरे से, आपसे वो लेते हैं, वो जिम्मेदार हैं इस मुल्क के निजाम को दुरुस्त ट्रैक पर चलाने के लिए। जबरदस्त। देखें, मेरी बात सुने, देखें आप, एक तो साथ आपने हम नवा भी बिठाए हुए हैं, आप बात करती हैं, आगे से आपको दाद आ जाती है। नहीं, दूसरा इसको भी क्लियर कर लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी अपना इंतखाबी निशान साइड पे रखकर इलेक्शन में नहीं उतरी है। और नहीं ना, छोड़े ना, अभी क्या हुआ था, साकिब निसार का फैसला भूल गई हैं, जब आजाद कर दिया था सेनेट के उम्मीदवारों को, और फिर आप जब पहले साइकिल निशान था मुस्लिम लीग नून का, और फिर वो ये क्या, वाह 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 वाह, आपने आम इंतखाबात नहीं कहा। खैर, और पीपल्स पार्टी को भूल गई फिर आप, पीपल्स पार्टी का तलवार निशान नहीं था, किधर गया वो, सबको पता है किधर गया। तो बात है कि मान लेने में बढ़ाई होती है कि पहली की बात नहीं है, अपना अपना देखने का चलेगा। दूसरी बात ये है कि सियासतदानों की जो बात आप कर रही है ना, देखिए मैं सियासतदानों की गलतियों को डिफेंड नहीं करता, ना मैं करना चाहता हूँ, ना मुझे करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है इस आइन के तहत और जितना फलसफा इस दुनिया में बिगाड़ा गया आज तक, उसमें 4 पिलर्स हैं, 3 है बल्कि, चौथा तो हमें
पिलर बनने की कोशिश कर रहा है। 3 पिलर्स हैं और पाकिस्तान में भी 3 पिलर्स हैं, तीनों पावर सेंटर्स हैं, तीनों की जिम्मेदारियां हैं। उनमें मुझे एक फरिश्ता निकाल के दिखा दें, सब एक ही जैसे हैं। ये सारी इलीट है, आपस में मिली हुई है। और ये जो जौहरी तब्दीली है ना, वो जौहरी धमाका कोई हो कि उस इलीट के अंदर से तब्दीली आ जाए, खुद उनका ज़मीर जाग जाए जो मुर्दा हो चुका है, और वो खुद सोचें कि अब हमें मजीद इस मुल्क के लोगों पे जुल्म नहीं करना, इनके हकूक नहीं छीनने, तो शायद तब्दीली आ जाए। ये जो हसन निसार साहब ने बात की है ना कि ये कोरोना की तरफ फैल जाएगा, देखें मैं इस खित्ते की 10,000 साल की तारीख पढ़ी हुई है। तंदूर की गर्म रोटी मक्खन के साथ लस्सी चाटी की पी के हजारों साल हम टाली के नीचे सोते रहे। यहाँ इनकलाब फसल टू फसल चलता है। आई एग्री ऑन दिस, क्योंकि आज 200 यूनिट तक को कह के उतना सा स्कीम आउट कर दिया है कि वो गरीब बंदा वहीं बैठ जाए। 200 यूनिट पे रेट पीछे ले जाके वजीर तरीका कार है यहाँ पे इनकलाब की जगह स्कीम आउट करते रहो। सुने मेरी बात, ये जो है ना ये जो बिजली वाला इशू चल रहा है, ये लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी अगर बिजली की रेट कम हो गए, इनकलाब खत्म हो जाना हमारा, इतना ही होता है। ये जो आपने सवाल पूछा ना, आपने पूछा कि एक जैसा दोनों में माहौल है। मैं नहीं समझता कि दोनों में आपको कंपैरिजन करना बनता है, फर्क है। बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, लेकिन एक फर्क है कि ये रवायत इस दौर में, मैं इस दौर से मुराद है 2008 से जब परवेज मुशर्रफ का मार्शल खत्म हुआ और एक नया दौर शुरू हुआ, उस दौर में इस तरह की गंदी पुरतशद्दद गालियों वाली सियासत की बुनियाद और उसको फरोग दिया पीटीआई ने। शुरू इसने किया दोबारा वो काम 90s वाला से करवाया गया जानबूझ के, क्योंकि दो जमातें आपस में तय कर चुकी थी चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए इसको लाया गया गंद डालने के लिए, और गंद पड़ गया है। फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि उस वक्त 2018 तक जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया सारे इकट्ठे थे, सारे इकट्ठे थे, कोई दूसरी आवाज नहीं थी इनमें निकलती जो पीएमएलएन के हक में हो, सब इकट्ठे थे पीएमएलएन के खिलाफ, सब ने मुश्तरका प्लान किया था। लेकिन अब क्या हुआ 2024 में, अब मीडिया डिवाइडेड है, जुडिशरी डिवाइडेड है, एस्टैब्लिशमेंट डिवाइडेड है, कॉम डिवाइडेड है, और पूरा रिलीफ हर जगह से पीटीआई को मिल रहा है। ठीक है, उनके साथ ज्यादती भी हो रही है, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंधे कुएं में फेंक दिया गया उनको, जैसे पिछले बार में होता था। तो ये तकाबुल बनता नहीं है, जबरदस्ती बनाना है, वही ना बात नहीं है। आपने कह दिया नहीं है तो नहीं है। शहजाद साहब, हर बड़ी सियासी जमात ने, अगर मेरी बात हकायक पे मबनी ना हो, जज्बाती हो, मेरा अंदाज जज्बाती हो सकता है, मेरे हकायक जो है ना, मैं हकायक पे बात करना चाहता हूं और करता हूं, उस पे आप मुझे बता दें मैं गलत कह रहा हूं तो। शहजाद साहब, हर बड़ी सियासी जमात इंतखाबात के नताइज भुगत चुकी है। पीपल्स पार्टी रही, पीटीआई रही, मुस्लिम लीग नून रही। अक्लमंद वो है जो दूसरों की मिसाल से या उनके हालात से सीख जाए, मगर यहाँ तो खुद ये सियासी जमातें अपने पे बीते हालात से सीखने को तैयार नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और जब आपको ये पता हो कि आपका मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है, जिसे आप कहते हैं एलीट कैप्चर है, और आपको कोई परवाह नहीं है ना अपनी किसी इलेक्टोरल प्रोसेस की, ना आपको अपनी गवर्नेंस की, ना आपको साख की फिक्र ना हो, क्योंकि आपको पता है कि बगैर इन चीज़ों के भी ये अपने जगह पे कायम है। और मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने तारीखी तौर पर पाकिस्तान में अपना रोल अदा किया, और पाकिस्तान की पिछले 50 साल के अंदर जिनका नाम बहुत ताकत के साथ रहा है, इन दो बड़ी पार्टियों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, जब उनको परवाह ख़त्म हो गई अपनी सियासत की, आवाम की, उन पॉलिसीज़ की जिससे कि सियासत की बका के साथ ताल्लुक़ था, तो फिर जाहिर है कि कोई ना कोई तो फिर बीच में आएगा। देखिए, ये आपने 2018 और 2024 की बात की, इन दोनों में फ़र्क था स्केल का, कि किस स्केल तक, किस लेवल तक, कितनी वॉल्यूम के अंदर ये सारी गड़बड़ हुई है। अगर मैं 2018 के इलेक्शंस की बात करूं तो 2018 से पहले 2016 भी था और 2017 भी था। 2016 के अंदर कम से कम दो चीजें, एक तो खैर शायद उससे थोड़ा पहले एक पनामा लीक आ गया, और उससे पहले डॉन लीक्स आ गया। अब लीक किसने किया था और था या नहीं था, वो कि मैं एग्री करता हूं, अगर मैं बात मानूं अफसार साहब की कि जनरल बाजवा की किसी बात के ऊपर यकीन किया जा सकता है या नहीं, तो उनका आखिरी दिनों में ये कहना कि डॉन लीक्स की असल में कोई हैसियत नहीं थी, गलत था। डॉन लीक्स की हैसियत थी, और इसलिए जब आपने डॉन लीक्स और पनामा का आ गया मामला, और उसके बाद फिर आपकी एक जो साख थी वो मुतासर हुई 2016-17 के अंदर, तो उसका नतीजा फिर 2018 में। लेकिन उससे भी ज्यादा 2018 क्यों हुआ, 1990 से लेकर 2018 तक, 1990
से लेकर 2018 तक का जो तजर्बा था, जो आपस में बारियां चल रही थी, उन्होंने पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं दिया उन चीजों ने। अच्छा। फिर 2018 हुआ, फिर एक वो स्पेस क्रिएट हुई। अगर यही लोग अपना काम ठीक कर लेते और ये 2 पार्टी सिस्टम उस तरीके से बन पाता, ये अपनी गवर्नेंस बेहतर करते, पॉलिसीज बेहतर देते, तो ये हालात ना आते। ठीक। लेकिन ये हुआ। लेकिन बड़े असबाक मैं समझता हूं आपके सवाल में जो मुज़मिर है वो ये है कि 2018 के अंदर एक ऐसा तरीका गवर्नेंस स्टार्ट हुआ जिसको कि आज हम हाइब्रिड निजाम कहते हैं। क्या ये पाकिस्तान के हक में है या पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है या पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है इससे? मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का और अदारों का नुकसान हो रहा है इस चीज से। अदारों का टकराव तो हमारे यहां बड़ी देर से रहा है, लेकिन वो अदारे जो कि पहले सायों में रह के, शेडोज में रह के काम करते थे, अब खुल के सामने आ चुके हैं 2018 के बाद से। तो ये जो हाइब्रिड निजाम का जो एक असर आया है हमारे मुआशरे और हमारी सियासत पर, इसके असरात कब तक रहेंगे और कैसे इनको खत्म करके हम एक नॉर्मल निजाम बन सकते हैं, उसका तल्लुक इस चीज से भी है कि हमारे सियासतदान के साथ तक अपने अमल को दुरुस्त कर सकते हैं। एक और बात, ये बात की जाती है ना कि सियासतदानों का बुरा भला मत कहें। 2024 के अंदर इलेक्शन का मुकाबला करवा रही हैं सवाल के थ्रू। 2024 के अंदर वोटर उस रवैये से इफेक्ट नहीं हुआ जो कि रवैया हाइब्रिड निजाम को लेकर चलना चाहता था। सही हो गया। वो उससे असरअंदाज नहीं हुआ। वोटर बाहर निकला और उसने अपनी ओपिनियन का इजहार किया जो कि मेन स्ट्रीम जो राय थी उससे मुख्तलिफ था। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये कौन लोग थे जो कि लाइन में लगे बिल्लो के घर जाने के लिए? कौन से लोग थे? ये वो लोग थे बिल्लो के घर जाने के लिए जिनको पता था कि अवामी राय ने यहाँ डिफरेंस क्रिएट कर दिया। असेंबली अवामी राय बिल्कुल क्लियर थी, मुख्तलिफ थी, लेकिन वो जो लाइन लगा के बीच में खड़े हो गए, अच्छा पार्लियामेंट में भी जाना है, ताकत भी लेनी है, फंड्स भी लेने हैं, ये भी लेना है, वो भी लेना है, हुकूमत का हिस्सा भी बनना है, वो एक और पौध है, एक और तरीका है, एक और निजाम में सोच है जिसने कि आपको यहां तक पहुंचाया। अगर ये लोग अपना अमल दुरुस्त रखते तो पाकिस्तान आज उस जगह पे ना होता जहां पे ठीक हो गया। हमाद गजनवी साहब, ये आज जस्टिस साहब के साथ कोर्ट की जानिब से कोर्ट में कहा गया सच नहीं बोला जा रहा, जो 18 में हो रहा था नून लीग के साथ वो आज पीटीआई के साथ, और गुज़िश्ता 2-2.5 बल्कि ज्यादा सालों में देखें अदालती फैसले हमारी सियासत और इंतखाबात पर उनका एक असर दिखाई दे रहा है। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला आना जा रहा है, आपको लगता है ये हमारी सियासत को किसी तौर मुतासर करेगा? अच्छा शुरू यहाँ से करते हैं बात कि अभी भी जो गुफ्तगू हो रही है, खैर ये तो उलमा हैं अपने मजमून के। हम जिन महफिलों में बैठते हैं दोस्तों के साथ, वहाँ पर हमने देखा है कि ये बात तय करती है 2018 का इलेक्शन ज़्यादा धंधलाया हुआ था, धुंधलाया नहीं धंधलाया हुआ था, या 2024 का, ये बात तय करती है कि आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं। हमने अक्सर ये देखा है उसके हक़ में दलाइल लाए जाते हैं। तो जैसे हसन साहब ने कहा ना, बात वो दुरुस्त है कि हम अब ये परवर्शन की लड़ाई हो रही है ना, बदी लड़ रही है आपस में कि हम ज़्यादा कहते हैं ये ज़्यादा बुरा है, ये हमारा आर्गूमेंट होता है। ये नहीं हम कह सकते कि ये दुरुस्त है। हर पार्टी के हमायती जो हैं वो हमने ये गुफ्तगू करते देखा है। यानी बिल्कुल वही मामला है जैसे ढलान पर संग गिर रहा होता है, उसका मोमेंटम बढ़ता जाता है, तो वो फिर रुकने की कहीं अभी तो ख्वाहिश ही नहीं है। कहीं रुकने की ख्वाहिश होगी तो फिर हम वजन इतना हो जाएगा तो शायद रुक भी ना पाए। जी हाँ, ये तो बढ़ता जाता है, वो मोमेंटम बढ़ता जाता है और वो हो रहा है, हम देख रहे हैं। अच्छा, अगर बिल्कुल सीधा सीधा फ़र्क देखा जाए तो आपने दुरुस्त कहा कि इस तरह जिस तरह पीटीआई का निशान उनसे लिया गया, इस तरह हमें कम से कम हालिया तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हालांकि हम किसी भी इलेक्शन से खुश नहीं और हम सब इलेक्शंस को समझते हैं कि बस ये जैसे भी होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे अफसार साहब ने कहा ना, ये भी एक हकीकत है कि जो हमारे नून लीग के दोस्त हैं वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि आप देखिए कि अब इस वक्त फुल कोर्ट बैठा हुआ सुन रहा है, जबकि हम देखते थे 2018 में कि फुल कोर्ट का इजलास ही नहीं बुलाया गया साल तक। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहे होते हैं कि उस वक्त इदारों के दरमियान भी एक इत्तेहाद पाया जाता था और सब मिलकर एक ख़ास मंसूबे पर काम कर रहे थे, जो कि आपको इस वक्त सूरत हाल नज़र नहीं आती। हालांकि उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला वो समझते हैं कि बहुत बुरा फ़ैसला दिया गया है इस सिंबल वाला। लेकिन मैं आपको एक दूसरी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जिस तरह उस वक्त आप देखते थे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक के बाद एक लोग जो थे वो निकाले जा रहे थे, और यानी अदालतों का एक उन्होंने हाथ पकड़े हुए थे, एक मनसूबा बनाया हुआ था और पीछे से चला आ रहा था। उसकी भी
वाकिफ़ाने हाल तो इसरार करते हैं कि ये 10 साल का मंसूबा था, 2018 का जो इलेक्शन होने जा रहा था वो उसके पीछे क्या तैयारी थी, लेकिन कम अज़ कम 5 साल तो हमने खुद देखा ना अपनी आंखों से कि वो क्या हो रहा है। यानी जब धरना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि उसकी तैयारी भी 6 माह पहले हुई, हुकूमत आई थी अभी, तो इससे पीछे से वो तैयारी चली आ रही थी। और जो भी उनका मंसूबा था, वो किस तरह के हुकूमत चाहते थे, किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, किस तरह का इलेक्शन चाहते थे, उसकी रोशनी में हमने दोनों इलेक्शन देखे। अच्छा, मुतनाज़ा इलेक्शन बज़ाते खुद एक मसला होते हैं, ये किसी मसले का हल नहीं होते। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब इलेक्शन होता है उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है, हम मंजिल से और दूर होते जाते हैं। यानी बजाय बेनिफिशियरी एक्सेप्ट कर जाते हैं, जी हाँ, और जिनको कुछ नहीं मिलता वो तनकीद, जो एक्सेप्ट कर जाते हैं वो भी शर्मिंदा होते हैं। दरअसल वो मजलिसों में अपनी ज़ाती और निजी कहते हैं कि भाई इलेक्शन है, ज़रा ज़्यादा गुड़ पै गया, इस तरह की बातें हम सुनते हैं ना हर रोज़। तो उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, चाहे वो फॉर्म 47 हो, चाहे वो RTS हो। ये हैं तो धब्बे ना बहरहाल, कि आप कोशिश करते हैं, प्री इलेक्शन रिगिंग करते हैं पहले, फिर आप जब आपको लगता है कि यार अब भी हमारे काबू नहीं आ रहा मसला, फिर आप इलेक्शन डे वाले दिन यानी उस दिन भी रिगिंग करते हैं, और अगर उस दिन भी मामला हल ना हो तो फिर आप रात को भी रिगिंग करते हैं। यानी आप इन मुख्तलिफ स्टेजेस पर करते जाते हैं। और उसके बाद भी क्या होता है कि फॉर्म, ये जो PTI वाले हैं, ये किस तरह आलीशान इलेक्शन इन्होंने लड़ा है। और हम जैसे सब कह रहे हैं कि आवाम ने बड़े पुरसरार तरीके से लोग निकले और उन्होंने जाके वोट उसी को दिया जिसको वो देना चाहते थे। अच्छा, इसी तरह मुस्लिम लीग नून वाले भी ये दावा करते हैं कि तमाम सिस्टम जब लोड हो गया उनके खिलाफ, तो फिर नवाज शरीफ पंजाब में इलेक्शन जीत गया था 2018 में। तो ये एक हमारी अनफॉर्चुनेटली, ये पहला जब पंजाब में इलेक्शन हुआ था ना, तो उस वक्त इस्तेलाह इस्तेमाल हुई थी झुरलू की, ये ईजाद हुई थी। तो हम आज तक उसी गुजर रहे हैं, उन्हीं शाहराहों से, बल्कि तो फिर सच ये हुआ कि जहां से पहला इंतखाब जिसको झुरलू कहा, वहीं खड़े हैं। मतलब करूं तो मैं कहूंगा ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। आप लाख कहें ये शर्तिया नया प्रिंट है, मतलब अभी कहें और फिल्म ना लगाएं, ये तो कुछ ज्यादा ही बात ना हो जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन में 119% का बड़ा इजाफा, इस पर गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। माशी अबतरी, बेरोजगारी, महंगाई, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से गुज़िश्ता साल पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों में 119% का बड़ा इजाफा हुआ है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 8,62,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रोजगार की गर्ज से बैरून मुल्क गए, जो 2015 के बाद पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क सबसे बड़ी मुंतकली है। मुल्क छोड़कर जाने वालों में बड़ी तादाद तालीम याफ्ता और स्किल्ड नौजवानों की है। आला क्वालिफाइड अफराद के मुल्क छोड़ने की शरह में 26% का इजाफा हुआ है। 45,000 से ज्यादा आला तरबियत याफ्ता अफराद, जिनमें 24,000 इंजीनियर्स, 2500 डॉक्टर्स, 12,000 IT एक्सपर्ट्स, 6,500 अकाउंटेंट्स, 21,000 टेक्नीशियंस, 1,600 नर्सेज, 2,600 माहिर शोबा ज़राअत मुल्क छोड़कर जा चुके। रवां बरस की बात की जाए तो 2024 के पहले 6 माह में 8 लाख के करीब अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक नौजवानों की 2/3 तादाद मुल्क से बाहर तालीम और नौकरी करने के ख्वाहिशमंद हैं, और इनमें से आधे से ज्यादा नौजवान मुल्क वापस नहीं आना चाहते। मुल्क भर में सालाना 4.5 लाख नौजवान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, जिनमें से 31% बेरोजगार रहते हैं। अगरचे बेहतर रोजगार की तलाश में इमिग्रेशन आज के आलमगीरियत के दौर में एक हकीकत है, लेकिन हालिया अरसे के दौरान पाकिस्तान से बड़ी तादाद में तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद का मुल्क छोड़ना तशवीशनाक है। सिस्टम पर अदम एतमाद, कम मौक़े, मेरिट का कत्ल, सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम, बेरोजगारी, लाइफ सिक्योरिटी, इंतहा पसंदी, निज़ाम इंसाफ, बैड गवर्नेंस, अवामी पैसे से अशराफिया को मिलने वाली शाही सहूलियात, ये सब के सब वो अवामिल हैं जो नौजवानों में मायूसी का सबब बन रहे हैं, जिसके नताइज इतनी बड़ी तादाद में ब्रेन ड्रेन की सूरत में सामने आ रहे हैं। तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद किसी भी कौम की तरक्की की राह में अहम किरदार अदा करते हैं, मगर हमारे यहाँ कौम का ये सरमाया मुसलसल मुल्क से जा रहा है, मगर इख्तिदार के ऐवानों के मज़े लूटने वालों को इस नुकसान का इदराक नहीं है। सवाल यह है कि वो कौन से इक़दामात हैं जिनसे मुल्क के नौजवानों का एतमाद बहाल हो और वो गैर मुल्की शहरियत के हुसूल, बेहतर मुस्तकबिल और रोज़गार की खातिर मुल्क छोड़ने के बजाय पाकिस्तान में ही सर्व करने को तरजीह दें। मगर इससे भी ज़्यादा अहम सवाल यह है कि ब्रेन ड्रेन रोकने के इक़दामात आखिर करेगा कौन। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से,
सियासी और माशी गैर यकीनी, सिस्टम पर अदम एतमाद, बेरोजगारी, कम मौके, मेरिट का कत्ल, ब्रेन ड्रेन में 119% का बड़ा इजाफा, 1.5 साल में 16 लाख अफराद मुल्क छोड़ गए। हुकूमत के लिए ब्रेन ड्रेन रोकना कैसे मुमकिन है? हसन निसार साहब। आयशा, वैसे जवाब नहीं है आपका, हम सबका हम लाजवाब लोग हैं। 5000 बंदा नहीं होता तो चपड़कन आती है, उठ के कह देते हैं मिलियन मार्च। ये वैसे आई हुई इस्तिलाहों को हम इस्तेमाल करते वक्त सोचते नहीं हैं। अच्छा, दोनों वारदाती होते हैं, अपनी अपनी मार पे होते हैं। हम कहते हैं सेम पेज। आ गया एक टर्म आ गई, रगड़ो। अच्छा, जमहूरियत, जमहूर जिंदा दरगोर है, तो कमाल है। ये अजीबोगरीब। अच्छा, इस्तेलाहें करते हुए सोचते नहीं, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, चूंकि ब्रेन ड्रेन के लिए ब्रेन होना ज़रूरी है। ब्रेन बहुत बड़ी बात है। ये जो स्किल्ड सेमा स्किल्ड लेबर है इस मुल्क में, वो भी नहीं है, ये याद रखना। बहुत आला कारीगर होता था, वो छोड़ गए, फिर उनके एक लंबा काम है। अब आपको अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, ये याद रखना। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, आओ आके देख लो। अच्छा, छोड़ो, ब्रेन बहुत बड़ी बात है। ब्रेन ड्रेन नहीं, ये भूख ड्रेन है। ये जो कश्तियों में मारे जाते हैं या पता नहीं स्मगल होते हैं फलाना, हजारों की तादाद में साल में बंदे मरते हैं, ये ब्रेन होते हैं। पहली बात, प्लीज ये तो मत ना दो। हसन साहब, कतई कलामी की माजरत, ये और भी खतरनाक बात है कि हमारे पास ब्रेन ही नहीं है, मतलब हम जहन पे भी काम नहीं कर रहे। हाँ, वो दुरुस्त है, वो दुरुस्त। अच्छा, अब रह गया सिस्टम, तो वो था कब? देखो, बात सुनो, डूब मरने वाली बात है। ये बज़ाहिर बड़ी मामूली बातें। पाकिस्तान बने 76 साल हो गए, डे 1 से मामूली थानेदार, मामूली चाकर अवाम का, उसको अर्जियां जाती हैं तो उन पे क्या लिखते हो? फिदवी। शर्म आती है? अच्छा, ताबेदार, खाकसार, फरमाबरदार, अल-आरिज। और तुम्हारा कुछ नहीं बेदा, ये नाम नेहाद आबादी है। ये मुहावरा अशरों पुराना है, जब से मैंने होश संभाला है। पहले तो समझ ही नहीं आती थी। वकील की करना जी, जज ही कर लो। अब मुझे बताओ, स्टैंड जारी डाल देते हैं डॉक्टर्स, क्या क्या नहीं होता। ये सिंध में आपकी यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है चंद दिन पहले, यूनिवर्सिटी या कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट, व्हाटएवर, टेक्नीशियंस। मैं पिटा भी था कहीं, मैंने कहा ये तो ब्रिज बनाने वाले लोग हैं, कल थले आके बंदे मार जाने को कोई गल नहीं, थोड़ी या कमी बंदे मरवाने ली। ब्रेन तो बहुत बड़ी बात है। अपने टीवी चैनल्स देखो गौर से, मेरे साथ 24 घंटे बैठो, चीखें निकल जाएंगी। इमला और हिज्जे गलत होते हैं। आपका साबिक वजीर आज़म सॉवरेनिटी को सॉवरेनिटी, माल रोड ते हाल रोड, पता नहीं केड़ी अंग्रेजी बोल दे। अवाम ये कहती है, ठीक, आप खुद ये कहते हो। अवाम कहती नहीं है, कहते हैं। चंद दिन पहले मैं देख रहा था, आशश एन से लिखा हुआ, 99% यही करते हैं। तो छोड़ो ब्रेन ड्रेन, ब्रेन किथे थे, इथे ढिड ने। ठीक हो गया। अब सार साहब, अगर अशराफिया की नई नस्ल पाकिस्तान के मुस्तकबिल को मानने को तैयार नहीं, उनका सारा इंतजाम बाहर है, तो आम पढ़ा लिखा हुनरमंद पाकिस्तानी सिस्टम पर कैसे एतमाद करेगा? और अगर डॉक्टर, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट सब बाहर जाएंगे, 25 करोड़ तो जा नहीं सकते, यहाँ क्या बचेगा? देखिए, एक तो आपने लीड की बात की है, मैं इस बात से आपकी एग्री करूंगा कि जब आप सियासतदानों को कहते हैं ना, तो लीड कहें तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि सियासतदान इस लीड में शामिल वजह हैं। वो उन्हें आप कमज़ोर कह सकते हैं, लालची कह सकते हैं, नाहल कह सकते हैं, नालायक कह सकते हैं, लेकिन वो मास्टर ऑफ द सेरेमनी नहीं है, वो शामिल वजह हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। और जब तक मास्टर ऑफ द सेरेमनी ये चीज़ें नहीं समझेगा और नहीं ठीक करेगा, तब तक ये कुछ ठीक नहीं हो सकता, जो कुछ आपने अभी जिक्र किया। और जहाँ तक ब्रेन ड्रेन है, मैं हसन निसार साहब की बात से एग्री करता हूँ। इस हद तक कि अगर ये ब्रेन और ये ड्रेन है तो हो ही जाए तो अच्छा है। जो इन्होंने जाके वहाँ पे नासा पे जो कब्ज़ा कर लिया ना अमेरिका में, और वहाँ पे बोइंग फैक्ट्री में, और एलॉन मस्क की गाड़ियाँ अगर यही बना रहे हैं ना, और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के हेड्स यही बन गए हैं ना जाके, तो फिर तो वाकई मुझे बड़ी तकलीफ़ होगी। लेकिन है ये नहीं। और जो ये वहाँ जाके करते हैं ज़्यादातर, मैं वो कहना इसलिए नहीं चाहता कि वो लगेगा कि पता नहीं मैं
किसी भी किस्म के पेशे को कमतर या बरतर समझता हूँ। इसलिए मैं मिसाल नहीं दूंगा, लेकिन मुझे पता है अपने पाकिस्तानियों को, मेरे अपने रिश्तेदार भी हैं वहाँ पे और दोस्त भी हैं वहाँ पे, वो कितने करूँ हैं और कितना ब्रेन है उनका और जो कितना ड्रेन हो चुका है वो मुझे पता है। बात यह कि 2-3 किस्म के लोग हैं। एक तो जेन्युइनली कुछ वाकई हमारे यहाँ अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं जो जाते हैं और बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, उनका हक है, जाएँ, तरक्की करें। लेकिन यहाँ पे जो निकम्मे तरीन होते हैं, जिनको यहाँ कोई काम नहीं मिलता, कोई स्किल नहीं आती, वो कहते हैं असी दुबई चल जाइए या असी अमेरिका चल जाइए या असी यूरोप चले जाइए, जिस तरह भी चले जाए, और वहाँ जाके जो घटिया से घटिया काम है बड़े फ़ख्र से करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ माहौल ऐसा नहीं है, कल्चर ऐसा नहीं है। तो ये 2 किस्म। तीसरी किस्म एक जो नई आ रही है अब, मैं आपको ये बहुत एहतियात से ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी लगती है। वो नौजवान नस्ल है जो जल्टेड लवर जिसको कहते हैं, जो इस मुल्क से जाना नहीं चाहते थे या नहीं जाना चाहते, लेकिन यहाँ जो कुछ आपकी ये एलीट कर रही है ना, जितनी नाइंसाफ़ी है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है यहाँ पे, बराबरी नहीं है, उससे वो लोग बहुत तंग आ गए हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ से चले जाएं, किसी तरीके से चले जाएं, बस मोहब्बत नहीं रही उन्हें इस मुल्क से। ये चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक है और इस पे हमारी एलीट जिसके अपने बच्चे बाहर हैं और वो यहाँ पे कमाने के लिए बैठे रहते हैं बुढ़े बुढ़े, और फिर वो वहाँ से जब रिटायर होते हैं फिर यहाँ से चले जाते हैं, वो भी वहाँ बाहर जाके घर उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ अपने ना बच्चे रहते हैं, ना उन स्कूलों में जाते हैं, ना उन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो कैसे हालात ठीक हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ स्किल्ड और नॉट स्किल्ड का, छोटी सी बात है। देखिए जर्मनी में 80% जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो एक बेसिक लेवल की एजुकेशन करके ना उनको स्किल्ड साइड पे वो ले जाते हैं, वहाँ उनको मुख्तलिफ स्किल्स में उनकी तरबियत की जाती है। सिर्फ 20% ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन में जाते हैं और वो फिर साइंसदान बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं। यहाँ इतना यूनिवर्सिटीज़ का इतना माफिया है, यहाँ पे हर कोई डिग्रियाँ ले रहा है, मास्टर्स की और ग्रेजुएशन की, किसी काम की नहीं है वो। तो हमारे यहाँ ना हुकूमत कुछ करती है, ना कोई प्लान है, ना कोई स्ट्रेटजी है। बच्चे पैदा करो, क्योंकि एक मुंह और 2 हाथ लेके आता है, ये तो हमें पढ़ाया जाता है मस्जिद में और हमारी सोच को बुनियाद से ठीक करने की जरूरत है। लेनी है ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और हमाद साहब की राय सामने रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। शहजाद साहब, 2015 से अब तक मजमूई तौर पर 62 लाख पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद मुल्क से गए हैं। ब्रेन ड्रेन है, ब्रेन ड्रेन नहीं, और अगर यही सिलसिला रहा तो मुस्तकबिल क्या, और क्या रोकने के लिए कोई इक़दामात करने की ज़रूरत है या छोड़ दिया जाए? अच्छा, एक तो ये है कि देखें, अब्दुल कादिर हसन साहब हमारे मरहूम कॉलमिस्ट थे, जंग अखबार में कॉलम लिखा, मेरे को 30 साल तो हो गए होंगे यकीनी तौर पर। उसमें उन्होंने एक जुमला लिखा था, उन्होंने कहा कि ये कौम जो है, यानी पाकिस्तानी कौम, 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक माल मस्त है और एक हाल मस्त है। अच्छा, अब वो ये था कि जो आपकी मिडिल क्लास थी वो या तो पैसा कमा के और माल मस्त लोगों में शामिल हो गई थी, या इतनी दब गई और गरीब हो गई और उसको ख़त्म कर दिया गया कि वो आहिस्ता आहिस्ता हाल मस्त लोगों में चली गई। इस वक्त अगर उसका कोई, यानी ये 30 साल पहले की बात है, अगर कोई आईना, कोई अक्स नज़र आता है उस क्लैरिटी के साथ जो कि उन्होंने इतने साल पहले बात की, वो ये आज की पाकिस्तान है। अच्छा, दूसरी बात, क्यों ना जाए? आपने कहा 65 से 70% पाकिस्तानी जो हैं वो, और मैं 75% का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि 25 से 40 साल की उम्र के लोगों को शामिल कर रहा हूं, यानी 25 से 40 साल से। आपने कहा 65% हैं जो 25 साल से कम लोग हैं, और मैं कह रहा हूं कि 75% होंगे जो कि गालिबन 40 से कम और नीचे की तरफ होंगे। ये आप कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल। इन्होंने पाकिस्तान बनाना है, जो हमने गलतियां की हैं, जो हमने ब्लंडर किए हैं, ये सीधा करेंगे उसको। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल बाहर जा रहा है। 1973 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने लेबर को बाहर भेजना शुरू किया मिडल ईस्ट के अंदर, तो हम उसको लेबर एक्सपोर्ट कहते थे, क्योंकि वो आपको अर्न करके वापस भेज। आज भी बहुत सारे ममालिक जहां पर सेमी स्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड लेबर है, वो इसको इस्तेमाल करते हैं कमाई के लिए, अपने मुल्क की कमाई के लिए। आज भी आपकी जो वापस जो आता है इन्वेस्टमेंट, जो लोग पैसा कमा के भेजते हैं मुल्क के अंदर, उसकी बुनियाद पे आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट किसी हद तक उसको कम किया हुआ, कंट्रोल किया हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ, वो तो हो गया लेबर एक्सपोर्ट। ये जो लोग जा रहे हैं, ये ब्रेन ड्रेन इसलिए है क्योंकि ये प्रोफेशनल क्लास है,
ये वो मिडिल क्लास है जिसको कोई उम्मीद नजर नहीं आती, जिसको आगे कुछ रास्ता नजर नहीं आता, जिसको इंसाफ नजर नहीं आता, जिसको ये नजर नहीं आता कि मैं जितना काम करूंगा मुझे उसका हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसको मेरिट नजर नहीं आता। इन लोगों को, और ये मैं आपको जाती तजर्बे से बता रहा हूँ, जो मैंने सुना अपने कानों से, वो ये है, इनको कहा जाता है कि यार तुम लोग कितने पागल हो, जो हमारे एलिट्स के जो बच्चे वहां पे हैं, जिनके दोस्त बाहर आ चुके हैं, जो एलिट्स का हिस्सा नहीं थे और मेहनत करके इस लेवल तक पहुंचे थे, कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पाकिस्तान छोड़ के चले गए। जो पैसा पाकिस्तान में बन सकता है या कमाया जा सकता है वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं कमाया जा सकता। वो सही कहते हैं, लेकिन उसके लिए उस क्लास का हिस्सा होना जरूरी है। ये बच्चे जो मिडिल क्लास से लड़के पढ़ के मर के ऊपर उतरे हैं, आग पर चढ़े हैं, उनको मेरिट ना मिले तो फिर हम जैसे बूढ़े होके यहीं पे बैठ के बातें करते हैं टीवी के ऊपर, चाहे पाकिस्तान में करें या पाकिस्तान से बाहर करें, क्योंकि मेरिट के अंदर जब आप उनको डिफीट करते हो, उनको उनका हक नहीं देते, तो फिर वो चीखेंगे और बोलेंगे और कहेंगे कि हाँ हम जा रहे हैं बाहर छोड़ के, क्योंकि मुल्क इस काबिल नहीं रह गया। ठीक हो गया। हमाद साहब, इमिग्रेशन एक आलमगीरियत तो है आपके दौर में, एक हकीकत है, एक रियलिटी और होगा भी, लेकिन जो डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये जो ऊपर गुफ्तगू भी है हमारे यूथ का, इतनी बड़ी तादाद में बाहुनर अफराद अगर मुल्क से बाहर जाएंगे तो हमारी मुल्क की मईशत और माशरती बुनत को कितना नुकसान होगा? शदीद नुकसान होगा। ये तो अच्छा, ये तीसरी दुनिया का एक फिनोमेनन है, ये होता है, हर तरफ हो रहा है, लेकिन हमने ज़रा, जैसे हम कह रहे हैं, हमने तो कमाल कर दिया इस ज़बान में भी, इतनी हमागिरियत है कि ये सारा मामला गतरबूद होता नज़र आ रहा है। जैसे आपने कहा ना नौजवानों की, मैं एकदम मेरे जहन में आ गया कि मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ एक। मसलन आज से 25 साल पहले मुझे BBC के प्रोड्यूसर की नौकरी मिली। मैंने कहा यार कहाँ मैं जाऊँगा, और ये क्या बेपहदे के लोग होते हैं जो मुल्क से चले जाते हैं, हमारी तो जड़ें हैं, हम तो यहीं रहेंगे, इस तरह की बातें करके हमने इनकार कर दिया हमने। अब जब मेरी बच्ची मुझसे पूछती है, ये मैं आपको हकीकी एक बात बता रहा हूँ, कि जब वो मुझसे पूछती है कि बाबा आप ये बताइए कि 10 साल बाद पाकिस्तान में पानी होगा, तो मैं ईकान से इस बात का जवाब नहीं दे सकता। जब वो कहती है कि भाई आपका जो शहर है ये आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 है दुनिया में, तो यहाँ क्या होने जा रहा है, बड़े आसानी से लिख देते हैं वो कि 7 साल आपकी उम्र के कम हो जाते हैं एवरेज पर। तो 7 साल या ज़िंदगी के 7 साल वो क्या है, ये 5 बरस या 4 बरस छिन जाएँ तो लगे 1000 बरस। ये तो यानी इतनी आसानी से ऐसी बातें हमारे यहाँ कर दी जाती हैं। तो हम तो कह रहे हैं ना, मेरिट, यकसा मौक़े, तालीम, सेहत। मैं उससे भी ज़्यादा बुनियादी बात कर रहा हूँ कि आप हमें कोई कल तो सीधी बता दीजिए, ताकि हम ये जो मर्गे उम्मीद का सामना है, तो हम लोगों को कुछ बता तो सकें कि यार ये देखिए, ये भी एक रोशन किरण नज़र आ रही है, ये भी पहलू है देखिए। तो अफसोस की बात है कि हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है नौजवान नस्ल को बताने वाली। ठीक हो गया जी, दिखता ही है गुफ्तगू भी के पास सिर्फ कहने को है, अमलन होना कैसे और किया कैसे जाना है, इसका कोई रास्ता दिखता नहीं है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।